नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों की बेचैनी की खबरें अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब लोध बिरादरी की नाराजगी की चर्चा भी गर्म हो गई है। दरअसल 30 जनवरी को महोबा जिले में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच टकराव हुआ। कहा तो ये गया कि इस टकराव की वजह जल जीवन मिशन की खामियां हैं, यानी वो मिशन वो प्रोजेक्ट जो स्वतंत्र देव सिंह की मिनिस्ट्री में आता है। लेकिन कुछ लोग इसे कुर्मी और लोध समाज के बीच वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी देखने लगे। बृजभूषण राजपूत जो बीजेपी के विधायक हैं वो लोध समाज से आते हैं, जबकि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। हाल में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद ब्राह्मण बनाम कुर्मी की चर्चा भी तेज चली थी। आपको याद होगा, हमने इस कार्यक्रम में उसे लेकर काफ़ी डिस्कशंस भी किए थे। तो क्या चुनावी साल में बीजेपी की जो ये परंपरागत समर्थक जातियां हैं, इनमें किसी तरह की नाराजगी या बेचैनी बढ़ रही है, और क्या इसका कोई चुनावी असर भी हो सकता है? ये जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर साहब, कुछ वक्त पहले, कुछ हफ्ते पहले, मुझे लगता है जून जुलाई की बात है, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक बयान आया था कि उमा भारती के जाने और कल्याण सिंह के निधन के बाद लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलती। ये समाज बीजेपी को बिना मांगे वोट देता है और उसे अब अपना हिस्सा चाहिए। तो क्या बीजेपी के लोध विधायक बृजभूषण राजपूत का गुस्सा उसी का एक्सटेंशन है, या ये कोई निजी मसला था? नहीं, राजनीति में निजी कुछ नहीं होता है सिवाय महत्वाकांक्षाओं के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत, बृजभूषण भले ही गुड्डू भैया के नाम से जाने जाते हैं, बृजभूषण वो भले ही महोबा से के चरखारी से विधायक हैं, लेकिन रहने वाले वो भी उनका परिवार भी जालौन जिले का ही है। और स्वतंत्र देव सिंह की पूरी राजनीति का भी केंद्र जालौन रहा है। तो वो एक और लंबे समय से बृजभूषण के पिता गंगाचरण राजपूत भी 4 बार सांसद रहे, बड़े नेता हैं उस इलाके के। तो उनके साथ कोई टकराव रहा नहीं। लेकिन ये भी सच है कि जो साक्षी महाराज के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लगभग करीबन 2-3 साल पहले से ही लोध समाज के भीतर एक बेचैनी तो थी। और वो बेचैनी इस वजह से थी, मैं अगर अपने कुछ व्यक्तिगत बातचीतों का हवाला दूं लोध राजनेताओं के साथ की, तो वो हमेशा ये कहते थे कि हमने 2 मुख्यमंत्री दिए, और राम जन्मभूमि आंदोलन में अगुआ जो रहा है समाज पिछड़ों का, वो आप समझिए कि कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों ने वो आंदोलन लीड किया था, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में है। और अब जब राम जन्मभूमि का आयोजन हो रहा था, उस वक्त उमा भारती के साथ जो बर्ताव हुआ, बिल्कुल वो एक बात। दूसरी बात प्रतिनिधित्व की, उनका ये कहना था कि 2 मुख्यमंत्री जिस समाज ने दिए उसकी समाज की चेतना तो तेज है, राजनीतिक चेतना मजबूत है, वो इकट्ठा भी है, बीजेपी के पीछे लामबंद भी रहा है, ये सब सही है। लेकिन पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में उस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एक मान लीजिए संदीप सिंह मंत्री हैं यहाँ पे, और वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। दूसरी बात जो कि कल्याण सिंह के ग्रैंडसन है, जी, पोते हैं। उत्तर प्रदेश में 23 के करीब विधायक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 विधायक लोध समाज से आते हैं जी। और उत्तर प्रदेश की तकरीबन 100 के आसपास सीटें ऐसी हैं, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और वेस्टर्न यूपी की, जहां पर ये बिरादरी जो है वो जिताने हराने के लिए बहुत काफी है। तो इस बैकग्राउंड को लेके जब वो बेचैनी हुई, तो लोध समाज के नेताओं की बैठक हुई और ये बेचैनी थी। उसके बाद एक संगठन फिर से
पुनर्जीवित किया गया नए तरीके से उसको, अखिल भारतीय लोध कल्याण महासभा। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह जो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, वो ही लीड कर रहे थे, उसमें सारे लोध नेता जुट रहे थे, और ये सब एक ही सबकी बात थी। और उसका इंडिकेशन आपको पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लोधी समाज अपनी राजधानी कहता है हमीरपुर को, बुंदेलखंड का जो जिला है हमीरपुर, बिल्कुल उसको कहता है कि ये हमारी राजधानी है। और वहां पर लोधी सांसद, लोधी प्रत्याशी को टिकट ना देके जब दूसरे उसको टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र राजपूत को टिकट दे दिया लोधी समाज से, और वो चुनाव जीते। तो वो एक समय था जब ये इंडिकेशन बहुत क्लियर था कि जो बिरादरी है वो बीजेपी से नाराज है। कई लोध नेताओं से बात होने के बाद ये समझ में आता था उस वक्त भी कि नेता ये कहते थे हम तो पार्टी में हैं, और वास्तविकता ये है कि सबसे ज्यादा लोधी नेता भारतीय जनता पार्टी में ही है। मतलब आप चाहे बीएल वर्मा से उठा लीजिए और गंगाचरण राजपूत को देख लीजिए, साक्षी महाराज को देख लीजिए, इवन उमा भारती को देख लीजिए, और भी बहुत सारे नेता हैं जो इसी समाज से आते हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि बिरादरी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो हम रोक नहीं पाएंगे। बल्कि सारे विधायक भी, 20 विधायक, उसमें से 19 विधायक भाजपा के ही हैं। 19 विधायक भाजपा के हैं। वो सबके सांप सूंघ गया था, आप समझिए। और वो इसलिए कि भाई सवाल ये कि उनकी राजनीति तो उनके बिरादरी के दम पर है ना। और अगर बिरादरी के भीतर, देखिए आप एक चीज समझिए कि कोई भी इस तरह का जब पॉलिटिकल लीडरशिप आती है किसी भी जाति के भीतर, तो अगर जाति के का समर्थन उसको नहीं होता तो वो लीडर इरिलेवेंट हो जाता है, तो वो खाली कहने को रह जाएगा। आप देखिए राजवीर सिंह चुनाव हार गए, कल्याण सिंह के बेटे, जबकि वो तो उनकी परंपरागत सीट है ना। सही बात है। और उनके यहाँ उनके इलाके में कासगंज एक ऐसी सीट है जहां से 13 दफे कुर्मी विधायक रहा, अरे वो लोध विधायक रहा। तो वो ये सब कुछ ये इंडिकेट कर रहा बहुत सीधे सीधे। और आप अब इसके भीतर आप उस पॉलिटिक्स को जोड़े हम लोग, जो स्वतंत्र देव सिंह और देखिए कुछ महीने पहले लोधी बिरादरी के नेताओं ने एक बैठक की थी, और उसके बाद फिर बुंदेलखंड के विधायकों की भी एक बैठक हुई। अच्छा। बुंदेलखंड के विधायकों की बैठक हुई, उसमें बड़ी नाराजगी थी अपने रिप्रेजेंटेशन को लेके, काम को ना होने को लेके। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बुलाया 5 विधायकों को, उनके यहां बैठक हुई और उसमें भी तनातनी हुई। और ब्रजभूषण राजपूत उसी टाइम पहली बार अपने तल्ख तेवर उन्होंने पार्टी के भीतर दिखाए थे। अच्छा, वो उन 5 विधायकों में थे? जी वो थे। और उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ कहा कि जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, और बुंदेलखंड के लिए तो खासतौर से कोई काम नहीं हो रहा है। तो वो, अच्छा ब्रजभूषण की एक और खास बात है, वो विधायक तो अब बने हैं, वो अपने अग्रेसिव स्टाइल के लिए बुंदेलखंड में पिछले 15 सालों से एक बुंदेलखंड अधिकार सेना बनाई। उसमें बड़े एक तरीके से वो जो यूथ थे जुड़े हुए, उनको एक मिलिट्री ड्रेस जैसी चीज और वो डिसिप्लिन और वो सारा चीज हुआ। खैर वो उनका तो बयान चल रहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लूंगा और डीएम को तो मैं ऐसे ही बंधक बना लेता। तो वो बहुत तेवर के मामले में वो हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं, और यही उनकी पॉपुलैरिटी का आज की तारीख में लोधी समाज के युवाओं का आइकॉन बन चुके हैं ब्रजभूषण। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं
चूंकि उन इलाकों में आता जाता रहता हूं, वहां के पत्रकार साथियों से या राजनीतिक लोगों से जो बातचीत होती है, उसके हिसाब से मतलब वो उनका कद बहुत बढ़ गया। अब अब मुख्यमंत्री से वो बात हुई, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह चूंकि बुंदेलखंड से आते हैं और जल जीवन मिशन सबसे ज्यादा फोकस एरिया बुंदेलखंड, क्योंकि पानी की बदहाली के लिए बुंदेलखंड जाना जाता है, पानी की कमी के लिए। अब वहां पे सवाल ये है कि अगर पानी के ही काम में लगातार भ्रष्टाचार, महोबा में टंकियां गिर गई थी, ये खबर भी आप याद करिए, और उसके बाद उस स्तरीय जांच टीम गई। बहुत सारी जगहों पे गांव में हमने भी देखा है कि पानी नहीं आता है, तो वो सारी समस्याएं थी। अब सवाल ये है कि अगर विधायक के ऊपर जनता का दबाव बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? चिट्ठी पत्री अपनी जगह पे चलती रहती है, लेकिन सड़क की लड़ाई में अगर आप नहीं दिखाई देते हैं तो समाज और वोटर वो दोनों आपसे निराश हो जाता है। और मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना वो अपनी जगह पे है। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का पूरा अगर पॉलिटिकल कैरियर देखिए तो वो चुनाव लड़के ज्यादा नहीं आए हैं, वो संगठन के जरिए आए हैं और वो विधान परिषद के जरिए आए हैं। लेकिन ब्रजभूषण राजपूत जैसा नेता वो चुनाव लड़ जाता है तो पब्लिक का प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये जो घटना घटी ये इसमें वास्तविकता भी थी, इसमें स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी थी, और इसमें निश्चित तौर पर उस इलाके में अपर हैंड बनने का भी एक एंगल है, और उसमें फिलहाल ब्रजभूषण राजपूत जो है वो जीते आगे हैं। नहीं, बिल्कुल, हाँ जी, पूरी कीजिए बात। सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा रिस्क कोई लोध नेता क्यों ले रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों में गिने जाते हैं, उनसे हेड ऑन भिड़ंत कर लेना, क्या ये इंडिकेशन है कि इस सरकार से लोधी खुश नहीं है? तो फिर अब रिलेट कीजिए उन पीछे की जो बातें मैंने की, उसी का एक्सटेंशन इसको मानिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और कि मुझे याद आ रहा है, आपसे भी हमने बातचीत की थी जब लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और उसके बाद ब्राह्मण नाराजगी की खबरें चल रही थी, और उस वक्त पंकज चौधरी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो सोशल मीडिया पर हमने इस तरह के पोस्ट देखे कि ब्राह्मण 9%, 10%, कुर्मी 4%, 5%, फिर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष का फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए और हमें कुछ नहीं मिला। ये एक नाराजगी थी। अब जिस तरह से आपने बताया कि लोध समाज की भी मूलतः नाराजगी ये कि सत्ता और संगठन में हमें माकूल भागीदारी नहीं मिल रही है, तो ये क्या बीजेपी के अंदर कुर्मी समाज को किसी तरह की कोई ज्यादा तवज्जो मिल रही है जो बाकी पार्टियां, अंडरलाइन ये कि वो समर्थक पार्टियां हैं बीजेपी की, उनमें एक नाराजगी है? सॉरी नीरज जी, इंटरेस्टिंग क्या है, 2014 में बीजेपी ने जो सफलता हासिल की थी उसमें वो ठीक है, नरेंद्र मोदी की इमेज और सब कुछ अपनी जगह पे थी, एक कैंपेन था बड़ा जबरदस्त, लेकिन असली कैलकुलेशन क्या था? असली कैलकुलेशन था सोशल इंजीनियरिंग का, और ओबीसी बिरादरी बड़े पैमाने पे एकजुट हो गई थी, क्योंकि तब गैर यादव ओबीसी का फार्मूला काम किया था और 17 में भी यही फार्मूला काम किया था। लेकिन उसके बाद पहले कार्यकाल के बाद हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दूसरी बार बनी और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री रिपीट हुए और वही कार्यशैली थोड़ी और आगे निकली, तो जो बुके बना हुआ था बिरादरियों का वो सब एक एक करके टूटा, क्योंकि सब्र का इम्तिहान था। एक तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात,
अपनी जगह एम्बिशन तो है ही, कॉस्ट पॉलिटिक्स में हमेशा एम्बिशन ही ड्राइवर होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये थी कि जमीन पे जो दिक्कतें बढ़ रही थी, खासतौर पे पिछड़े समाज के लिए। तो अभी तो हम आज चर्चा कर रहे हैं लोधी समाज की, हम चर्चा कर रहे हैं कुर्मी समाज की। एक और बड़ा हिस्सा जो है वो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से इस वक्त सफोकेशन में है। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि सबके अपने अपने वजह हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप का मसला है। उसका नतीजा क्या हुआ, 24 के चुनाव में हमने देख लिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें अचानक लोकसभा में कम हो गई। वो क्यों कम हो गई? क्योंकि ग्राउंड पे वही अलग हो गया जो उसको एक बड़ा सपोर्ट देता था। ब्राह्मण समाज के साथ क्या था कि 10 साल अब वो रिप्रेजेंटेशन भले ही हो गया। देखिए, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया, वो ठीक बात है। ब्रजेश बिरादरी में दौड़ते भी हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन ब्रजेश पाठक अपने विभाग में कितने इफेक्टिव हो पा रहे थे? आप याद करिए कि जब हम लोग कुछ समय पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर सीजन जो चल रहा था जो जून जुलाई में, उसमें स्वास्थ्य विभाग में इतनी तनातनी हुई कि एक भी तबादला नहीं हो पाया। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सीएम ऑफिस ज्यादा दबाव रख रहा है, तो वो सफोकेशन फिर और बढ़ने लगा। फिर बात आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष बनने की। पार्टी अध्यक्ष बनने में बीजेपी ने ओबीसी को ही फोकस किया, और वहां पर भी उसने कुर्मी को फोकस किया, क्योंकि यह था कि कुर्मी भी टूटा था 24 में, तो कुर्मी पे फोकस कर लिया। अब फोकस करने का नतीजा हुआ कि ब्राह्मण समाज फिर उसमें आ गया, और उसके बाद फिर बैठक हुई, बैठक के बाद फिर नोटिस हुई, नोटिस के बाद और गुस्सा आया, उसके बाद यूजीसी आ गया। अब ब्राह्मण विधायक करे तो करे क्या? तो सरकार की नीतियां और पार्टी की नीतियां जाति की राजनीति के साथ मैच ही नहीं कर रही। नहीं, ये तो बड़ी पिक्चर आपने दिखाई। नहीं तो हम सीधी बात करें, जो आपने कहा शुरुआत में कि तकरीबन 100 सीट हैं, जहां पर 403 में से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तकरीबन 100 सीटें विधानसभा की, जहां जहां पर लोध बिरादरी जो है एक प्रभावशाली अपनी मौजूदगी रखती है। तो ये नाराजगी का कोई चुनावी खामियाजा भुगतना बीजेपी को पड़ सकता है, ऐसा देखते हैं आप? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि नाराजगियां अपनी जगह हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो ठाकुर की हो, चाहे वो लोध की हो, आखिर में एक लाइन आ जाती है कि बीजेपी को छोड़ के जाएंगे कहां? ऐसा सवर्ण समाज के भीतर आता है, बहुत स्पष्ट बात। हाँ, ये बिल्कुल, ये ओबीसी के अंदर ऐसा नहीं आता। ओबीसी और दलित इस फंदे में फंसता नहीं है। तो ये हमने देखा है, बताओ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है, वो कमंडल का दौर भी देखा, वो मंडल का दौर भी देखा जी। तो उसको लीडरशिप चाहिए, उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन जो है, पॉलिटिकल एम्बिशन मत कहिए उसको, आप वो कहिए कि वो जो एक राजनीतिक चेतना, चेतना शब्द, महत्वाकांक्षा से ज्यादा चेतना शब्द, वो बहुत जग चुका है। अब उसमें आप उसको जो है सेकंड मैन बहुत देर तक नहीं रख सकते। अब ये जो चुनावी प्लस माइनस का नतीजा, अगर गणित आप लगाएं, तो लोध बिरादरी को अगर आप देखिए, हमीरपुर महोबा से शुरू करिए, अगर बॉर्डर पकड़ते हैं तो महोबा, हमीरपुर, उसके बाद फिर आप बढ़ते जाइए, यमुना का किनारा पकड़ के आप बढ़ते जाइए, और इसके बाद रुहेलखंड में भी आ जाइए आप, शाहजहांपुर, पीलीभीत जैसे इलाके, उसके बाद पश्चिम में अलीगढ़ तक आप पहुंच जाइए। बिल्कुल, तो बड़ी पट्टी है। बुलंदशहर, एटा, इटावा, कासगंज, यहाँ मुझे याद है कि हम जब इन जिलों की बात करते थे तो हम लखनऊ से सटे हुए, मतलब लखनऊ का जो
चुनाव क्षेत्र है, एक संसदीय चुनाव क्षेत्र, वो वहां से आप विधानसभा चुनाव क्षेत्र, वहां से अगर उन्नाव की पट्टी पकड़िए तो भी लोधी आपको बहुत मजबूत मिलेगा, डिसाइसिव मिलेगा। तो एक बड़ा एरिया है। इसी तरह कुर्मियों का भी है। देखिए, अगर विस्तार की बात करेंगे जी, देखिए संख्या बल की बात आप कर लीजिए तो ब्राह्मण 9-10% एक चंक बनता है, वो बिखरा हुआ है, कई सीटें उसके कंट्रोल में भी हैं। लेकिन अगर अक्रॉस द ब्राह्मण वेस्टर्न यूपी में जाके कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अक्रॉस द यूपी अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो ओबीसी बिरादरी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पॉकेट्स में बहुत मजबूत है। यमुना के किनारे अगर लोध का राज है तो गंगा के किनारे कुर्मियों का राज है। तो और इस बीच में निषादों की पूरी, निषाद, मल्लाह, बातम, जो भी आप नाम ले लीजिए, अलग अलग नाम है, लेकिन है वो एक बिरादरी। तो बहुत बड़ा ओबीसी का एक हिस्सा ऐसा है जो अगर आपने उसको प्रॉपरली आज की तारीख में कोई भी दल, कोई भी जिसको उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफलता लेनी, अगर वो ओबीसी बिरादरी को का बुके नहीं बना तो वो उसके लिए मुश्किल होनी तय है। हालांकि 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन अब मैं फिर वापस ले आऊंगा लोध के ऊपर। देखिए, ये अगर पार्टी अनुशासन की बात होने लगेगी, अगर पार्टी इसके ऊपर या सरकार इसके ऊपर और सख्त हो जाएगी, जो ब्रजभूषण वाला कांड हुआ है, क्या होगा? आज की तारीख में तो यही होगा कि मैसेज बड़ा उल्टा जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो पीडीए की पॉलिटिक्स पे है। बिल्कुल, वो तो हमेशा जैसे ही कोई ऐसी बात होती है कहते हैं भाई आपका, तो मुझे याद है कि वो साक्षी महाराज वाले बयान के बाद उन्होंने कहा था कि असली ठिकाना तो पीडीए ही है इन लोगों का। तो बात यह ना कि अब वो राजनीतिक चेतना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसके भीतर एक ऐसा नेता सामने आ गया जो, क्योंकि देखिए लोध जो है उसको भी एक मिलिटेंट वो कैटेगरी में रखा जाता है, बड़ा एग्रेसिव बिरादरी है वो कमजोर नहीं। देखिए कुर्मी कंपैरेटिवली बहुत दूसरे तरीके से खेतिहर समाज में कह लेते हैं सर, कौम जिसको कहते हैं, संघर्ष करने वाली कौम, वो है, तो उसको वैसे ही नेतृत्व भी पसंद आता है। आप देख लीजिए ना, जितने भी लोध लीडर्स हुए हैं, जो बड़े नेता हुए हैं, वो टकराने वाले थे। कुर्मी इससे उल्टा है। कुर्मी चुपचाप करता है, अब वो काम करता है, खेतिहर समाज है। मौर्य शाक्य सैनी भी खेतिहर समाज है। बड़ा इसे सोशियोलॉजिकल एक वो पहचान करनी पड़ेगी कि लोध जो है वो जिस इलाके में था वो बंजर कठिन इलाका था, तो उसके पास लड़के आजीविका के अलावा रास्ता नहीं था। जो यादव समाज है वो पशुपालक समाज है, तो वो उस तरीके से चीजों को घेर के रखता है। कुर्मी और मौर्य समाज, कुशवाहा समाज जो है वो खेती का काम करता है, वो खेती, तो वो एक जो कैरेक्टर आता है, वो पॉलिटिक्स में भी वो कैरेक्टर दिखता है। आप कुर्मियों को देखिए ना, कुर्मी राजनीति में देखिए तो कुर्मी हमेशा जो है वो अक्रॉस द पार्टी, बहुत ठीक है बीजेपी के साथ एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन अभी भी अनुप्रिया पटेल की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अनुप्रिया पटेल को देखिए, कुर्मी पॉलिटिक्स कर रही हैं, बावजूद उसके वो सोनभद्र और बनारस के बाहर नहीं निकल पाती हैं। सही बात। तो रीजनल उनकी लीडरशिप होती है। अब पंकज चौधरी को क्या सोच के लाई पार्टी वो जाने, लेकिन पंकज चौधरी का अभी तक का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि वो अक्रॉस द स्टेट मूव करके, और वो जो केशव मौर्य में हमने देखा था, केशव मौर्य के साथ ये था कि वो जितना दौड़ के उन्होंने चीजों को इकट्ठा कर लिया था, समेट लिया था। हालांकि वो पक्ष और विपक्ष में होने का भी फर्क होता है, लेकिन फिर भी पंकज चौधरी कितना कर पाएंगे, बिरादरी को कितना इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि अपने उनके खुद के गृह जिले में जी वो संघर्ष में फंसे हुए हैं, कुर्मी बनाम कुर्मी के।
उनका जो सबसे मुखर प्रतिद्वंदी है वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही है, विधायक है, लेकिन वो भी उसी बिरादरी से है। तो बाहर कितना असर हो पाएगा? अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात थी तो बीएल वर्मा का नाम बड़ा चल रहा था, और बीएल वर्मा का नाम चलने पे भी एक उम्मीद थी बिरादरी को, लोध बिरादरी को, कि शायद हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाए। वो भी नहीं हुआ, तो वो तो गुस्सा हर तरह से इकट्ठा हो गया है। नहीं, तो मेरा जो मूल सवाल, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बीजेपी को सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम स्पेसिफिकली लोध बिरादरी की बात कर रहे हैं तो इन्हें किसी न किसी स्तर पर जाकर संतुष्ट करने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी के पास संतुष्ट करने के अभी रास्ते हैं। पार्टी संगठन में बदलाव होना है, वहां एडजस्टमेंट हो सकता है। मंत्रिमंडल में कुछ चर्चा रह के चलती है कि कुछ है। अब पार्टी अगर देखिए सहेजेगी नहीं ओबीसी बुके को, तो मुश्किल तो होनी है। राजनीतिक खामियाजा जिसको कहा जा सकता है वो भुगतना है। मौका है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 1 साल तकरीबन 11 महीने तो हैं ही, और अवसर भी है। कैसे कर पाती है ये पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो समझ ही रहे होंगे, उस पर विचार तो कर ही रहे होंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। बिल्कुल, मूल बात यही है। दूर तो है, लेकिन उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इन नाराजगियों को संतुष्ट कैसे किया जाए, ये बीजेपी के सामने एक चुनौती है, जो वैसे भी जब आप 10 साल से सत्ता में होते हैं तो वो आमतौर पर आपके सामने खड़ी हो ही जाती है। तो दोस्तों, आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के आप समझिए कि बीजेपी ने जहां भी विकेट छोड़ी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन गिल्ली उड़ाने की पूरी कोशिश में रहेंगे। पूरे वो जिसे कहते हैं कि घात लगाकर बैठे हुए हैं, वो भी 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आने वाले दिनों में ये तमाम सोशल इंजीनियरिंग, गठबंधन, एक नेता का बयान, दूसरे नेता पर वार पलटवार, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही जिसे कहते हैं कि राजनीति के सबसे चटक रंग हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। हमारी नज़र उन पर बनी रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।